नमस्कार दोस्तों, सफलता स्वधर्म परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आइए आज देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। देखिए, जब कभी दो संख्याओं का योग दिया हो, जब कभी इस टाइप का समीकरण दिया हो, दो संख्याओं का योग दिया है और दो संख्याओं का अगर अंतर दिया है, तो अगर कभी भी आपको पहली संख्या निकालना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और बाई 2 करिए। अगर आपको दूसरी संख्या निकालना है तो अंतर करके 2 माइनस कर दीजिए। ठीक। अब देखिए, यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग 45 है। फिर कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो इनका अंतर हम लेते हैं 15। तो अगर हमें पहली संख्या बतानी है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़कर आधा करिए। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60 और 60 का आधा करेंगे 30 होगा। अगर दूसरी संख्या आपको बतानी है तो इन दोनों का अंतर करिए। 45 माइनस 15 करेंगे तो 30 और आधा करेंगे तो कितना होगा 15। उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम लेना है। देखिए, 15 और 30 का एलसीएम लेना है तो खुद बड़ी संख्या ही एलसीएम हो जाती है जब छोटी संख्या के टेबल में आ रही हो, छोटी संख्या के पहाड़े में आ रही हो। 15 दूनी 30 होगा, यानी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 30। ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, रेशियो है, आपको दिया है ए अनुपाते बी 5:8, 5:8। बी रेशियो सी दिया है आपको 4:7। देखिए, दोनों में बी है, आपको बी कॉमन करना पड़ेगा, सेम होना चाहिए। अब यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए भी 8 हो जाएगा, ए भी 8, यहाँ भी 2 से आपको करना पड़ेगा। इस तरह से रेशियो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 8, तो देखिए ए का मान 5 और 8 बी का मान, और लास्ट में हो गया 7 2 जा 14, 5:8:14। ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो ए बी सी। ए बी का अनुपात क्या है 5:8 और बी सी का अनुपात क्या है 7:4। यहाँ रख देंगे 4 और 7। इस 4 को यहाँ लिखेंगे और इस 8 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, इसको यहाँ लिखेंगे और इसको यहाँ, जो कट रहा होगा काट देंगे। 4 4 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 5, यहाँ 8 और यहाँ 2 सते 14। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या का 25% 75 है, किसी संख्या का 25% 75 है। देखिए, संख्या हम मान लेते हैं 100 है, हमने मान लिया कि संख्या क्या है 100 है। ठीक, तो इसका 25% 75 है, 25 से काट दीजिए, एक का मान क्या आ गया 3। आपसे कह रहा है 40% बताइए, 40% तो जाएगा 40 गुने 3, कितना आ गया 120। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 30% लाभ पर बेचने पर एक इतना रुपया में बेचा जाता है, 30% लाभ पर। तो आपको हमने बताया कि इस केस में हमेशा जब कभी आपको लाभ दिया हो, लाभ दिया है 30%, 30% को लिख सकते हैं 3/10, है ना। तो लाभ अगर दिया हो तो ऊपर लाभ रहेगा हमेशा, लाभ परसेंटेज दिया तो ऊपर लाभ और नीचे हमेशा सीपी होता है। यानी क्रय मूल्य 10 है और प्रॉफिट 3 है, विक्रय मूल्य 13 है। हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना है 13, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 13, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1170 है। 13 एकम 13, 13 9 117, एक का मान 90 हो गया। अब आपको सीपी पूछे तो इसमें गुना करिए, प्रॉफिट पूछे तो इसमें गुना करिए। आपसे सीपी पूछ रहा है तो सीपी हो जाएगा 10 गुने 90 यानी 900। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 अंकित करता है और 15% की छूट कर 15% की छूट। देखिए, एक चीज याद रखिए, अगर कभी भी आपको लाभ प्रतिशत दिया है, जैसे मान लीजिए 10%, तो 1/10 हुआ, तो ऊपर वाला लाभ हो जाएगा और नीचे वाला क्रय मूल्य।
अगर कभी भी हानि प्रतिशत दिया हो तो ऊपर वाली मान लीजिए 20%, 10%, जो भी है, मान लेते हैं 10% है, तो 1/10, तब ऊपर वाला हानि मिल जाएगा, ये हानि होगा, और नीचे वाले को हम कहेंगे क्रय मूल्य। अगर कभी भी दर दिया हो, दर, ब्याज का दर, ठीक, तो 1/10 है, तो ऊपर वाला ब्याज हो जाएगा और नीचे वाला मूलधन होगा, ठीक। और अगर कभी भी आपको छूट दिया हो, उस केस में क्या होगा, अगर छूट दिया हो 10% मान लीजिए छूट है, 1/10, तो ऊपर वाला छूट होगा और नीचे वाला क्या होगा, MP होगा, मार्क प्राइस होगा। देखिए ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर कभी भी वृद्धि दिया हो, वृद्धि % दिया हो, कमी % दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक, तो इस केस में 1/10 हो गया, ऊपर वाला हमेशा वृद्धि हो जाएगा और नीचे वाला हमेशा कुल संख्या हो जाएगी, कुल, ठीक है। तो ये अगर आपके माइंड में है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक। तो देखिए अंकित करता है 15% छूट है, 15%, 15% को हम लिख सकते हैं 15/100, कैंसिल करेंगे 3/, ठीक है, 3/20। देखिए छूट हो जाएगा ऊपर वाला और नीचे वाला MP, यानी उस वस्तु की जो कीमत है, मार्क प्राइस है, वो 20 है और उस पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 3 का, यानी उसको कितना में बेचा जाएगा, 20 रुपये की चीज़ 3 रुपये का डिस्काउंट है, यानी बेचा जाएगा 17 में। हमारे हिसाब से वह 17 रुपये में बेचा जा रहा है, 20 रुपये उस पर लिखा गया है, 3 रुपया दुकानदार छूट दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 अंकित करता है, हमारे हिसाब से 20 कर रहा है, यानी 20 का मान कितना हो गया, 2000, एक कट जाएगा, एक का मान क्या हो गया, 100। डिस्काउंट पूछे तो इसमें गुना, सेलिंग प्राइस पूछे तो इसमें गुना। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, है ना, सेलिंग प्राइस आपसे पूछा है, तब सेलिंग प्राइस 17 है, तब सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, सेलिंग प्राइस है 17, एक का मान 100 आया है, गुना कर लेंगे, होगा 1700। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को, संख्या इतना 11 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। देखिए 5x 7 9 2, अगर कभी भी 2 से विभाजित करना है, 2 से, तो अंतिम एक अंक देखेंगे। 4 से करना है तो अंतिम 2 देखेंगे। अगर 8 से करना है तो अंतिम 3 अंक अगर भाग जा रहा है तो कट जाएगा। ऐसे 16 के लिए अंतिम 4 अंक देखा जाता है और 32 के लिए अंतिम 5 अंक देखा जाता है, ठीक है। ये 2 वाले का नियम। 3 का क्या है, अगर योग 3 के पहाड़े में आए तो 3 से विभाजित होगा, अगर योग 9 के पहाड़े में आए तो 9 से विभाजित होगा। अब देखिए 11 के लिए ऑड अल्टरनेट और इवन अल्टरनेट, जो इवन अल्टरनेट है, इन दोनों का सम मतलब योग, ऑड अल्टरनेट का योग और इवन अल्टरनेट के योग का अंतर, इसका माइनस करने पे, ठीक है। ऑड अल्टरनेट और इवन अल्टरनेट, अगर इसको माइनस करने पे 11 के पहाड़े में आए तो वह कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या रखें कि ये कट जाए, तो हम देखते हैं। देखिए 5 7 और 2 है ना, और इनको, ठीक, तो 5 को 7 को और 2 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7 5 12 2 14। अब इसको हम कौन सा नंबर लें, 9 तो है ही है,
x के प्लेस पे हम कौन सा नंबर लें कि 14 हो जाए। ठीक, अगर 4 लेते हैं तो 13 होगा, 6 लेंगे तो 15 होगा। ठीक है, और 7 लेते हैं, 6 लेंगे तो 15 होगा। ठीक है, इस तरह से 6 लेंगे तो हो जाएगा 15। हमें चाहिए 7 5 12 2 14, 7 5 12 2 14, 7 9 2। ठीक, तो यहाँ हम क्या लें, तो यहाँ अगर आप 4 लेते हैं तो 13 हो जाएगा, 6 लेंगे तो 9 6 15, अगर 7 लेते हैं तो 16, 9 लेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 कट रहा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सॉरी एक मिनट मुझे लगा 9 से है, 11 से हम चेक कर रहे हैं ना, तो 14 होना चाहिए। अब 14 तो हो ही नहीं रहा है, यानी ऑप्शन आपका गलत है। इसका आंसर सही क्या होगा, 5, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक काम को 12 दिनों में और बी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए काम को 12 दिन में कर सकता है, ए 12 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में। वे मिलकर इस कितने कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, तो एलसीएम लेंगे तो 36 होगा टोटल वर्क, है ना। 12 का पहाड़ा पर 1 36 है, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36। ये क्षमता है, क्षमता। अब जिससे काम करवाना होता है ना, उससे हम भाग देंगे, दोनों को मिलाकर काम करवाना है, तो दिन बराबर होता है काम बटे क्षमता। ठीक है, काम क्या है, काम 36 है और क्षमता दोनों को जोड़ देंगे, 5 होगा, 5 से भाग, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 7.2। ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन है। देखिए, ट्रेन के केस में मैं कई बार आपको बताया हूँ, लगभग हर सेट में इससे एक क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर कभी भी ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हो तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं तब स्पीड को माइनस कर लेंगे। अगर ट्रेन कभी खंभे को पार करे या किसी मनुष्य को पार करे, उस केस में खंभे या मनुष्य को पार करे, तो उस केस में आपको याद रखना है ट्रेन की लंबाई ही क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, या पहली ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, चोर पुलिस के भी क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को, देखिए खंभे को पार कर रही है। अब अपने पास एक फार्मूला है DST, है ना, डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि खंभे को पार कर रही है तो खुद ट्रेन की लंबाई, यानी 150। 9 सेकेंड में पार कर रही है, टाइम आपको दे रखा है, स्पीड पूछ रहा है, टाइम आपको दिया है 9 सेकेंड, तो इससे एक कैंसिल कर लेंगे। देखिए हो जाएगा 150 अपॉन में 9, ये हो गया आपका स्पीड, है ना। लेकिन आपसे चाल पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर में। अब किलोमीटर में कर रहा है तो 18/5 से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 दूनी 18, ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 1 जीरो बढ़ा लिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। किस ब्याज दर पर 5000 की राशि 2 वर्षों में इतना हो जाएगी। ब्याज दर बताना है कि 5000 6000 बन जाएगा। ठीक है, किस ब्याज दर पर 5000 राशि 2 वर्ष में 6000 हो जाएगी। अब देखिए, आपको पता है कि 5000 रुपया है, ये हो जा रहा है 6000 रुपया। इसका मतलब ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 1000 रुपया। ठीक, अब आपको फार्मूला बताया गया है SI बराबर PRT/100। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ब्याज कितना है, 1000 रुपया, मूलधन कितना है 5000, दर निकालना है, टाइम 2 साल,
अपॉन में 100। देखिए ये 3 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है, ठीक, और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो आ गया, ये इधर चला आएगा, 50 यहाँ बचेगा, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 50%, ठीक। आर का वैल्यू होगा एट वाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इतना बिकम इतना इन 2 ईयर, दो साल में बात कर रहा है। देखिए 5,000 की राशि है, ठीक है, 2 साल में 6,000 हो जा रहा है, ठीक है, तो ब्याज कितना मिल रहा है 1,000 रुपया, ठीक। एस आई बराबर PRT/100, ब्याज है आपका 1,000 रुपया, मूलधन है आपका 5,000, रेट निकालना है और टाइम 2 साल है, 100 हो गया, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, देखिए यहाँ गलती हो गया है, ये 2 से कैंसिल किए तो 50, ये 5 है ना, इससे कैंसिल होगा, तो इस तरह से आपका आंसर क्या बनेगा 10 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। देखिए इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधे सीधे 5,000 पे 6,000 है, यानी ब्याज कितना मिला आपको 1,000 रुपया, 1,000 रुपया ब्याज मिला, कितने रुपए पे 5,000 पे, ए इससे कैंसिल, 1/5 का मतलब 20%, 20% ब्याज कितने साल का है 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, कैंसिल कर लीजिए 10%, आप सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये रहा हमारे सामने, कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए अगर 1% है तो आपको बताया गया 1.01, अगर 2 वर्ष के लिए है ना, 2 वर्ष के लिए आपको याद रखना है, ये रेट है 2 वर्ष के लिए रेट, अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। 1% का इतना होगा, 2% का 4, ठीक है, 2 2 4 हो गया और 0.4, ठीक, 3% का 6 होगा 0.9, 4% का 8.16% और 5% का 10.25 और 6% का, ठीक है, ऐसे 6% का लेंगे तो 6 6 12 और 36 हो जाएगा, 12.36, ऐसे 8 का, ठीक है, 16 64, 9 का लेंगे, ठीक, 9 का लेंगे तो 18 और 81 हो जाएगा। हमें 10 का याद रखना है, 10 का है ना 21% होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका याद रखना है, इसे याद रखना है, 7 का नहीं लिखे हैं, ठीक है, 4 और 5 का याद रखना है, ये मतलब इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक, एकदम एक लाइन का सवाल है, सीधे सीधे आपको समझ में आ गया कि 10% अगर 2 वर्ष की बात करेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 21% हो जाएगा, यानी 100 रुपया है, 21% का मतलब 21/100, यानी 21 रुपया ब्याज मिल गया, आपको अभी बताए हैं, ये ब्याज हो जाएगा, ये मूलधन हो गया, 100 रुपया पे 21 रुपया ब्याज है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 121, ठीक। अब आपको कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मूलधन इतना है, हमारे हिसाब से मूलधन 100 रुपया है, क्वेश्चन के हिसाब से 8,000 रुपया है, देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, 1 का मान 80, अब आपका ब्याज ये है, ठीक है, तो ब्याज हो जाएगा 21 गुने 80, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 1680, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, आपको हम बताए हैं कि जब कभी वृत्त का केस आए तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr², है ना। वृत्त के केस में आपको याद कर लेना है सीधे सीधे, अगर त्रिज्या 7 है, ठीक, तो ए होगा कितना, ए हो जाएगा आपका 44 और ए हो जाएगा 154, ठीक है। अगर ए होगा आपका 14 तो ए हो जाएगा 88, ये परिधि है, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा πr²,
पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 14 गुने 14 है ना। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुने 14, 14 चौको 56, 14 चौको 56 और 6 56 और 6 616, ठीक है, ये 616 हो गया। देखिए और 35 का याद कर लीजिएगा, 35 का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4×5 = 20, 4×5 = 220 होगा, और यहाँ पे अगर लेंगे तो 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35 गुने 35, ये 7 से कैंसिल हो गया है ना, 22 110 हो गया गुने 35। तो 35 का जब 11 में गुना करेंगे तो 3 5 और यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3850, ठीक है। तो ये है आपका, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि 7 सेमी त्रिज्या है, अगर 7 सेमी त्रिज्या है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154, ठीक। फिलहाल सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूला ये होता है 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 गुने 7, 1 तो 7 कट गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी 5000 और 7000 के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। देखिए अगर कभी भी दो लोग अगर व्यवसाय में शामिल हो रहे हैं तो वह उनको जो लाभ मिलेगा लास्ट में, वही लाभ ही जितना पैसा वो लगाए हैं वही उनका लाभ का अनुपात हो जाएगा, ठीक। तो सीधे सीधे आपसे कह रहा है कि ए और बी हैं दो लोग, ए जो है 5000 रुपये लेकर व्यापार में शामिल हुआ, जबकि बी कितना ले रहा है 7000 रुपये। इनका इनकम है, इतना पैसा है, इतना पैसा लेके है ना, कैपिटल कह सकते हैं कि इनका कैपिटल है और इतना कैपिटल लेके क्या किए शामिल हुए, ठीक। तो इनको जो लास्ट में लाभ होगा ना इसी अनुपात में होगा, क्या मतलब है, यही प्रॉफिट है, यही इनका प्रॉफिट है। यानी 5 रुपया ए को फायदा मिलेगा, 7 रुपया बी को, कब, जब टोटल फायदा कितना होगा 12 रुपया। जबकि यहां कह रहा है कि यदि कुल लाभ कितना है 24, हमारे हिसाब से कुल लाभ कितना है 12, क्वेश्चन के हिसाब से 24, 12 दूनी 24, एक का मान 200, पहले का लाभ पूछे तो इसमें गुना करिए, ठीक है, दूसरे का पूछे तो इसमें गुना करिए 1400, बस। अब देख लीजिए किसका पूछा है, यदि कुल लाभ इतना हो तो बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा कितना है 14, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। ये रहा अगला क्वेश्चन, इवैल्यूएट करना है तो यहाँ बोर्ड मास का रूल चलेगा, है ना। बोर्ड मास का रूल क्या है, बोर्ड मास का रूल क्या है, पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, ठीक है, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, है ना, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, यहां देखते हैं ब्रैकेट को, तो यहां क्या हो जाएगा 12 में से 8 घटाएंगे आप, 12 में से 8 घटाएंगे 4, यहां देखिए डिवाइड कर सकते हैं आप, 5 9 45 गुने 4, अब मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड, अब मल्टीप्लाई, 9 चौको 36 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 40, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। आगे चलिए, इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, 24 36 और 60 का महत्तम समापवर्तक लेना है। आपको हमने बताया है कि इनका अंतर देखा जाता है, 24 और 36 का अंतर कितना है 12, 36 और 60 का अंतर कुछ होगा बड़ा होगा तो बड़ा वाला नहीं लेते हैं, ये छोटा अंतर है 12, अगर 12 से सारे कट रहे हैं तो यही आपका आंसर होगा, या तो इसका कोई मल्टीपल्स होगा, सॉरी इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक। तो 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 पच्चीस 60, यानी आपका एचसीएफ क्या हो गया 12 हो गया। देखिए एचसीएफ के केस में सीधा सीधा संख्या आप लिखिए, इनके बीच का गैपिंग देखिए, 24 और 36 में गैप कितने का है 12 का, यहाँ लेंगे तो ज्यादा गैप है 24 का है, तो हमें बड़ा वाला गैप नहीं लेना है, हमें छोटा वाला लेना है, या तो यही आंसर होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा, और यहाँ पे 12 है और 12 ऑप्शन में है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए एक शहर की जनसंख्या हर साल, एक शहर की जनसंख्या जो है हर साल क्या हो रही है, एक मिनट है, कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है, वर्तमान जनसंख्या इतना है तो 2 वर्ष बाद, सेम क्वेश्चन है, देखिए 10% अगर बात करें कितना 2 वर्ष की,
तो 10% के लिए 2 वर्ष का क्या होता है 21%। 21%, 21/100, यानी 100 रुपया 100 अगर उस यहाँ की जनसंख्या है 2 साल में 21 बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 121। कोई एक वैल्यू देगा, दूसरा आपसे पूछेगा यदि वर्तमान जनसंख्या, ये वर्तमान है और ये भविष्य की है, तो वर्तमान हमारे हिसाब से 100 है और क्वेश्चन के हिसाब से दिया है 10,000। ये इससे कैंसिल हो गया, एक का मान 100। अगर पूछे कितनी जनसंख्या बढ़ी है तो इसमें बढ़कर कितना हो जाएगी तब इसमें करेंगे, और आपसे पूछ रहा है कितनी होगी, यानी 121 गुने 100 तो हो जाएगा 12,100। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ठीक है, आगे चलिए। देखिए, राम और श्याम के आय का अनुपात 3:4 है। राम है और श्याम है, इनके आय का अनुपात दिया है 3 और 4। 5 वर्ष बाद 4-5 हो जाता है। देखिए, ऐसे सवालों में बस हम गैप देखेंगे, गैप सेम होना चाहिए। यहाँ गैप कितने का है 1 का, यहाँ गैप कितने का है 1 का, यानी सवाल सही है। अब देखिए 4 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 5, और यहाँ 3 से बढ़कर 4, यानी कितना बढ़ रहा है 1। देखिए यहाँ 1 बढ़ रहा है, जबकि ऐसा हो कितने साल में रहा है 5 वर्ष में, यानी 1 का मान क्या हो गया 5। अब जो पूछे आप गुना कर लीजिए। राम और श्याम के आय का अनुपात इतना है, क्या पूछा है राम की वर्तमान आय, राम का वर्तमान आय ये है, अगर श्याम का पूछे तो ये है ना। तो राम का पूछे तो 3 और श्याम का पूछे तो 4 है। 1 का वैल्यू 5 आया है, गुना कर लीजिए 15 और इसका हो जाएगा 20। तो आंसर क्या हो जाएगा राम का हो जाएगा 15। ठीक है, देखिए नल ए टैंक को 4 घंटे में भरता है, नल बी 6 घंटे में खाली करता है। देखिए नल ए है, ए टंकी को 4 घंटे में भर रहा है और नल बी क्या कर रहा है 6 घंटे में खाली कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे आप, 12 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, है ना। तो हमने ले लिया 12। देखिए 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, एक खाली करने वाला नल है मतलब माइनस। ठीक है, तो यदि दोनों खुले हों तो भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोनों खुले हों, यानी ए और बी दोनों से काम करवाना है, घंटा निकालना है। घंटा बराबर काम कितना है बटे क्षमता क्या है, जिससे काम करवाना उसकी क्षमता। तो काम कितना है 12 लीटर पानी भरना है। दोनों नल खाली करेंगे तो ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 लीटर खाली कर देगा, यानी भर कितना रहा है रियल में एक घंटे में 1, 12/1, यानी क्या आ गया 12 घंटा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर। नाव के केस में आपको बताया गया है कि जब कभी नाव के सवाल आए तो अगर दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। जब विपरीत दिशा की बात करें तो आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये चीज आप याद रखना नाव के केस में, फार्मूला वही रहेगा डीएसटी। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बी का मान आपको दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, धारा यानी वाटर की चाल आपको दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब समान दिशा में, जब कभी अनुकूल की बात करें, ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। समान दिशा है तो 10 + 2। अगर प्रतिकूल की बात करता है कि प्रतिकूल बताइए, मतलब विपरीत हो जाता है, इसका मतलब क्या है विपरीत। और विपरीत में क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 10 - 2 हो जाता है, यानी कितना 8। तो यहाँ अनुकूल की बात किया है, अनुकूल कितना है 12। ऑप्शन नंबर बी। 5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन के केस में आपको, घन के केस में याद रखना है, घन का भुजा हमेशा ए मानेंगे, है ना। 4 भुजाओं का क्षेत्रफल अगर लेंगे, 4 भुजा का क्षेत्रफल लेंगे तो 4a²। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। अगर हम आयतन लेंगे तो आयतन होगा a³। अगर विकर्ण की लंबाई लेंगे, सबसे बड़ी भुजा या सबसे बड़ी छड़ की लंबाई अगर आपसे पूछे तो a कड़ी में 3 होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 5 सेमी भुजा आपको दे रखा है। भुजा कितना दिया है, भुजा यानी a का मान दिया आपको 5 सेमी। आयतन पूछ रहा है, आयतन जो पूछ रहा है उसमें कर लीजिए आप। आयतन हमें पता है a³ यानी 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है 125। ठीक है, आगे
देखिए जब कभी बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपसे पूछे, है ना, तब उस केस में क्या करेंगे, जैसे 3/4 है, 5/6 है, 7/8 है और 2/3 है। आपको कुछ करना नहीं है, बस 2 जीरो बढ़ाइए और भाग दे दीजिए, जो बड़ा है वो बड़ा, जो छोटा है वो छोटा है ना। 4×7=28, 4×7=28, 4×5=20, यहाँ आएगा। यहाँ 6×8=48, 6×8=48, 2 बचा, 6×3=18, यहाँ हो जाएगा 8×8=64, 8×8=64, देखिए 6 बच रहा है, 0, 8×7=56, यहाँ करिए 3×6=18 और यहाँ 3×6=18, फिर 3×6=18 हो गया। अब देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर सबसे बड़ा कहे तो सबसे बड़ा ये है, लार्जेस्ट नंबर है, और अगर सबसे छोटा कहे तो सबसे छोटा आपका ए है ना। ठीक है, तो इस तरह से सबसे बड़ा अगर कहे तो आपका 7/8 है और सबसे छोटा कहे तो 2/3 है। सबसे बड़ा पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और अपना सहयोग बनाए रखें। थैंक यू।